नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान में दिए गए समानता के उन खूबसूरत आदर्शों की और साथ ही देखेंगे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जमीनी हकीकत को। कागजों पर लिखी गई बातें असल जिंदगी में कैसे एक बिल्कुल अलग रूप ले लेती हैं, आइए इसे गहराई से समझते हैं। आइए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में जन्म लेने का मतलब ही यही है कि हमें हर कदम पर, हर जगह सच्ची समानता मिलेगी। लेकिन क्या असल जिंदगी में, सड़कों पर या हमारे आस पड़ोस में वाकई ऐसा होता है? भारतीय लोकतंत्र के इस मजबूत आधार स्तंभ यानी संसद भवन की तस्वीर को ही देख लीजिए। ये वो जगह है जहां हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारी ओर से नीतियां बनाते हैं। देश के हर वर्ग, हर हिस्से के लोगों की भागीदारी ही इस पूरे सिस्टम को ताकत देती है। और इस लोकतांत्रिक भागीदारी को जो सबसे बड़ी ताकत सुनिश्चित करती है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये सिद्धांत साफ कहता है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार है, चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो। ये हमारा वो संवैधानिक आदर्श है जो वोटिंग बूथ के अंदर हम सबको 100% बराबर कर देता है। लेकिन अब जरा इस आदर्श से बाहर निकलकर असल हकीकत की तरफ चलते हैं। मशहूर दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन का ये अंश दिल दहला देने वाला है। वे लिखते हैं कि कैसे बचपन में स्कूल के अंदर उन्हें दूसरों से दूर जमीन पर बैठना पड़ता था और कई बार तो दरवाजे के पास इतनी दूर कि ब्लैक बोर्ड के अक्षर भी धुंधले दिखते थे। पढ़ाई करने के बजाय उनसे स्कूल का बड़ा सा मैदान साफ करवाया जाता था। ये समाज में गहराई तक समाये जातिगत भेदभाव की एक बेहद कड़वी सच्चाई है। और बात सिर्फ जाति या पैसों तक ही सीमित नहीं है। अंसारी परिवार की इस कहानी को ही ले लीजिए। उनके पास किराए के लिए पर्याप्त पैसे थे, फिर भी उन्हें पूरा 1 महीना दर-दर भटकना पड़ा और बार-बार अपार्टमेंट देने से मना कर दिया गया। वजह? सिर्फ उनका धर्म। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि घर जैसी एक बुनियादी जरूरत के लिए भी लोगों को कैसे-कैसे भेदभाव झेलने पड़ते हैं। तो अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। समाज में फैली ये असमानता अगर केवल घर या मोहल्ले तक सीमित नहीं है, तो फिर ये हमारे बुनियादी अस्तित्व और स्वास्थ्य सेवाओं यानी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह से घुसपैठ करती है? ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। यहाँ एक सीधा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ भारत के अधिकांश डॉक्टर और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की हकीकत देखिए। हर साल टीबी से लगभग 5 लाख मौतें, मलेरिया के 20 लाख मामले और 21% संचारिणी बीमारियां तो सिर्फ गंदे पानी से फैल रही हैं। मतलब साफ है, सबसे बड़ा बीमारियों का बोझ वहां है जहां इलाज सबसे कम पहुंच रहा है। और जब लोग जैसे तैसे इलाज के लिए पहुंचते भी हैं, तो क्या होता है? हाकिम शेख का मामला इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्हें गंभीर चोट लगने के बाद भी समय पर सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। जब ये मामला अदालत में गया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए आसानी से सुलभ होनी चाहिए। बेशक सरकार इन दूरियों को पाटने की कोशिश करती है। सरकारी मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह योजना उन बच्चों और वंचित समुदायों की मदद करने का प्रयास करती है जिन्हें समाज में समान अवसर नहीं मिल पाए हैं, ताकि शिक्षा और पोषण दोनों को एक साथ सुधारा जा सके। चलिए अब इस समानता की चर्चा को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। क्या लड़के और लड़कियां इस दुनिया को और समाज की उम्मीदों को अलग-अलग तरीके से महसूस करते हैं? जरा सोचिए कि कैसे बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को एक खास सांचे में ढाला जाने लगता है। लड़कों और लड़कियों के स्कूलों की इमारतों का ये अंतर बहुत कुछ कह जाता है। लड़कों के स्कूल में आपको खुले, बड़े मैदान मिलेंगे जहां वे बेफिक्र होकर दौड़ भाग कर सकते हैं। वहीं लड़कियों के स्कूलों में अक्सर बीचों बीच एक बंद आंगन होता है जो उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग और सुरक्षित रखने के मकसद से बनाया जाता है। ये डिजाइन ही बड़ी खामोशी से उस सोच को बयां कर देता है जो लड़कियों की आज़ादी को सीमित करती है। और बड़े होने पर यही असमानता दोहरे बोझ या डबल बर्डन में बदल जाती है। ये एक बेहद अहम कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि महिलाएं आमतौर पर घर के बाहर नौकरी या मजदूरी भी करती हैं और घर के अंदर की पूरी देखभाल भी। आंकड़े साफ बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों से बहुत ज्यादा काम करती हैं, फिर भी उनके इस घरेलू काम को अक्सर कोई अहमियत नहीं दी जाती।
उसे असली काम माना ही नहीं जाता। इस दोहरे बोझ और सामाजिक असमानता का सबसे क्रूर रूप एक घरेलू कामगार की इस कहानी में झलकता है। वो बताती हैं कि उनका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। उन्हें सिर्फ 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थीं। तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। सर्दियों में ठंड से उनके पैर सूज जाते थे, लेकिन घर के अंदर चप्पल पहनने की मनाही थी। ये दिखाता है कि कैसे वर्ग और लिंग एक साथ मिलकर महिलाओं का चरम शोषण करते हैं। लेकिन इन सभी बंधनों के बीच एक बहुत ताकतवर विचार जन्म लेता है, अस्मिता, यानी अपनी खुद की पहचान। ये समझना कि कोई सिर्फ किसी की बेटी या पत्नी नहीं है, बल्कि एक ही इंसान एक साथ कई पहचान रख सकता है। वो एक बहन हो सकती है, एक बेहतरीन संगीतकार हो सकती है, या एक शानदार वर्कर भी। यही एहसास लोगों को रूढ़ियों से लड़ने की ताकत देता है। इतिहास के पन्नों से राज सुंदरी देवी की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उस दौर में जब माना जाता था कि पढ़ी लिखी औरतें घर में दुर्भाग्य लाती हैं, तब उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने छुप छुप कर पढ़ना सीखा और अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। ये अंधविश्वासों के खिलाफ एक बहुत बड़ी और प्रेरणादायक जीत थी। और आज के दौर में लक्ष्मी जैसी महिलाएं इसी संघर्ष को आगे बढ़ा रही हैं। जहां आज भी कुछ लोग मानते हैं कि तकनीकी काम सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, वहीं लक्ष्मी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की, मोटरसाइकिल चलाई और इंजन ड्राइवर बनी। वो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ रही हैं और साफ कहती हैं कि उन्हें चुनौतियों से खेलना पसंद है। अब तक हमने समाज की कई परतें देखीं, लेकिन जरा सोचिए, जब कारखाने बंद होते हैं या कोई बड़ा संकट आता है, तो हमें पता कैसे चलता है? इन सभी मुद्दों को हम तक पहुंचाने में और हमारे सोचने का नजरिया तय करने में संचार माध्यम यानी मीडिया की क्या भूमिका होती है? मीडिया दरअसल अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है, जिसका सीधा सा मतलब है माध्यम। फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर न्यूज़ देखने तक सब मीडिया है। टीवी, रेडियो और अखबार लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। आज की आधुनिक तकनीक और मशीनों ने न सिर्फ क्वालिटी सुधारी है, बल्कि हमें एक वैश्विक समाज का हिस्सा बना दिया है। लोकतंत्र में नागरिक इन्हीं माध्यमों से जानते हैं कि सरकार क्या कर रही है और जरूरत पड़ने पर विरोध या हस्ताक्षर अभियान भी चलाते हैं। अब मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वो एक संतुलित रिपोर्ट दे जिसमें हर पहलू शामिल हो। लेकिन स्क्रीन पर दिख रही इन 2 हेडलाइंस को देखिए। एक ही घटना है, कारखानों का बंद होना। एक अखबार मजदूरों की रोजी रोटी छीनने पर फोकस कर रहा है, तो दूसरा शहर को साफ करने की बात कर रहा है। दरअसल मीडिया का बड़े व्यापारिक घरानों के कंट्रोल में होना या फिर सरकार की तरफ से लगने वाली सेंसरशिप अक्सर उसकी स्वतंत्रता और संतुलित रिपोर्टिंग को काफी प्रभावित करती है। हमें यह समझना होगा कि जनसंचार की तकनीकें जैसे स्टूडियो और कैमरे बहुत खर्चीली होती हैं। इसलिए ज्यादातर चैनल बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का हिस्सा होते हैं और विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं। यही पैसा तय करता है कि हमें क्या दिखाया जाएगा। इसे एजेंडा तय करना कहते हैं। कई बार ये पीने के पानी जैसी जरूरी समस्याओं को नजरअंदाज करके फैशन शो जैसी खबरों को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन जब मुख्य धारा का मीडिया जमीनी मुद्दों से मुंह मोड़ लेता है, तो स्थानीय लोग आगे आते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है खबर लहरिया अखबार, जिसे उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं अपनी स्थानीय बुंदेली भाषा में खुद निकालती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? एक जागरूक पाठक या दर्शक के रूप में जब हम कोई खबर देखते हैं, तो हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए, इसमें कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ दी गई है और ये किसके नज़रिए से लिखी गई है? क्या इसमें उस आम इंसान, उस संघर्ष करती महिला या उस गरीब व्यक्ति की आवाज़ शामिल है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।